हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं सीरीज़ 101 के बारे में। सीरीज़ 100 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज सीरीज़ हमारी 101वीं शुरू हो रही है, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 50 वर्ड्स यानी 5 मार्कर प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 2 मार्कर 15 वर्ड्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम 5 मार्कर यानी 50 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, फुलरिन की विशेषता एवं उपयोग बताइए। फुलरिन की विशेषता एवं उपयोग बताइए। 5 मार्कर प्रश्न है। फुलरिन की खोज बकमिंस्टर फुलर द्वारा की गई थी। संरचना इसकी गुंबद नुमा होती है। अगर आप इसका डायग्राम भी बनाकर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं आप, जैसे ये गोले गोले होते हैं, इनको आप क्या करेंगे, क्लियर नहीं बना, एक सेकंड रुकिए आप। जैसे मान लो आपने ये गोले बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे 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 करके फिर आपस में इनको अटैच करके एक फुटबॉल की तरह आपको संरचना बनानी है। फुटबॉल की तरह आपको एक संरचना बनानी है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं बन पाया। आपस में सब जुड़े हुए रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्या करना है, फुलरिन जो होता है वो क्या होता है, संरचना गुंबदनुमा होती है और फुटबॉल के आकार का ये होता है। इसमें कार्बन के 60 से लेकर 70 तक के क्या होते हैं, कार्बन के परमाणु होते हैं, या तो 60 या 70 यानी C60 या C70 भी बोल सकते हैं। इसमें ये बकमिंस्टर फुलरिन्स जो होता है गोलाकार कार्बन का अपर रूप होता है। इसमें कार्बन के कितने 16 to 70 आदि परमाणु होते हैं। इसमें 32 फलक होते हैं। इसमें 20 षटकोणीय, 12 पंचकोणीय और 0 डिग्री केल्विन या फिर 0 केल्विन या 270 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुचालक, परंतु तापमान बढ़ाने पर ये अतिचालकता दिखाते हैं। यानी अगर हम देखें 273 डिग्री सेल्सियस पर तो ये कुचालक होते हैं, लेकिन अगर हम इनका तापमान बढ़ा देते हैं तो फिर ये अतिचालक बन जाते हैं। ओके, अब अगर हम बोले कि 60 कार्बन वाला, अगर C60 की हम बात करें, C60 के बारे में कार्बन परमाणु पंचकोणीय या षटकोणीय रूप में एक फुटबॉल बॉल के आकार में भी देखा जा सकता है। तो फुटबॉल के बॉल के आकार में C60 दिखाई देता है। अब बात करें हम इसके उपयोग की, तो उपयोग क्या हो सकता है। उपयोग यह है कि नैनो प्रौद्योगिकी का उत्पाद है। फुलरिन आणविक बेयरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। घर्षण को कम करने के लिए बेयरिंग बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तापमान अधिक करने पर अतिचालक, जैसे ही अगर हमें किसी पदार्थ की अतिचालकता चाहिए तो हम फुलरिन का वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे वहीं पर हमें अतिचालकता प्राप्त हो जाती है। जैसे मैग्लेव ट्रेन होती है, इसके निर्माण में भी फुलरिन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा संप्रेषण में भी यह उपयोगी होता है। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं फुलरिन के। तो आप इस तरह से डायग्राम जरूर बना के आइएगा। यहाँ पर डायग्राम नहीं, मैंने डायग्राम आपको बना के बता दिया। फुटबॉल C60 का आकार फुटबॉल की तरह होता है, जिसमें आपस में ये जुड़े हुए होते हैं। सारे कार्बन के परमाणु 60 आपस में जुड़े होते हैं, 32 इसकी फलक होती है। आमाशय में भोजन के पाचन की प्रक्रिया को बताइए। आई थिंक ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, चलो कोई नहीं, दोबारा रिपीट हो जाएगा, दोबारा इसका जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, ये रिविज़न हो जाएगा। आमाशय में भोजन के पाचन की प्रक्रिया, ग्रसिका के बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है, जहां जठर ग्रंथियां जठर रस का स्त्रवण करती है, जिसमें जल, पेप्सिन, HCl पदार्थ पाए जाते हैं। ग्रसिका के बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, आमाशय में पहुंच गया। फिर वहां पर क्या होती है, जठर ग्रंथियां होती है जो जठर रस का क्या करती है, स्त्रवण करती है। फिर उसके बाद में जल, पेप्सिन एवं HCl पदार्थ पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, जठर रस के अंदर जल पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। अब उसमें 2 प्रकार के अगर हम देखें एंजाइम, एक तो होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। तो 2 प्रकार के अगर एंजाइम होते हैं तो वो क्या काम होते हैं। रेनिन क्या करता है, यह एक एंजाइम है जो कि जाइमोजिन कोशिकाओं से निकलता है। यह दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कैसीन का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है, दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है कैसीन, उसका पाचन रेनिन के द्वारा किया जाता है। ओके, पेप्सिन यह एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, ये डायरेक्टली प्रोटीन का पाचन करता है। HCl इसके माध्यम को अम्लीय बनाकर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। HCl जैसे क्या करेगा, ये माध्यम अगर क्षारीय तो उसको अम्लीय बना देगा और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देगा, जिससे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य भी इसका होता है। तो इस तरह से भोजन की पाचन की प्रक्रिया होती है रेनिन और पेप्सिन और HCl के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए। नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन चक्र, पेड़ पौधे और सभी जीव नाइट्रोजन का, आपको पता ही है कि 78% नाइट्रोजन का भाग होता है। पेड़ पौधे और सभी जीव नाइट्रोजन का नाइट्रेट के माध्यम से उपयोग करते हैं।
हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे और जितने भी जीव जंतु हैं वो नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के माध्यम से करते हैं। नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते बल्कि नाइट्रेट के माध्यम से लेते हैं। जैसे पौधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट के रूप में प्राप्त कर लेते हैं और फिर उससे फिर अमीनो अम्ल बनाते हैं। इसी अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है जिससे वृद्धि और विकास होता है। ओके, तो पौधे क्या करेंगे, वायुमंडल से नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट में बदलेंगे, नाइट्रेट में बदलने के बाद उसको फिर अमीनो अम्ल में बदलेंगे और अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है जो वृद्धि और विकास में सहायक होता है। अगर वापस देखें तो अमोनिया एवं नाइट्रेट बनता है और यही नाइट्रेट पुनः नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में चली जाती है। फिर लास्ट में क्या बनेगा, अमोनिया और नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट क्या होती है, पुनः नाइट्रोजन के रूप में कहाँ चल जाती है, वायुमंडल में चली जाती है और एक चक्र बनता जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन। अब यहाँ पर भी डायग्राम बना के डायग्राम में देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अब पेड़ पौधे जीव जंतु नाइट्रेट के रूप में लेंगे तो NO3 ये वाला नाइट्रेट हो गया। फिर नाइट्रेट से अमीनो अम्ल बन जाएगा, अमीनो अम्ल के बाद प्रोटीन बन जाएगा, फिर वापस से अमीनो अम्ल बन जाएगा और फिर ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रेट में बनेगा, नाइट्रेट से वापस से नाइट्रोजन बनेगा। तो एक साइकिल जो है कंटिन्यू ये चलता रहता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की व्याख्या कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की व्याख्या करनी है। ये रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहाँ जाती है, ये दक्षिणी ध्रुव में मिलती हुई दिखाई देती है और एक बंद वक्र के रूप में जाती है, यानी उत्तर से कहाँ जाती है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर ये जाती है और ये परस्पर कभी भी काटती नहीं है, कभी भी ये काटेगी नहीं। ध्रुव के समीप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह रेखा आसपास होती है। मान लो ये कोई चुंबक है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये जिसके ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पर इनका जो चुंबकत्व होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो प्रबल होता है क्योंकि ये आसपास यहीं पर स्थित होती है और ये परस्पर आपस में ये काटती भी नहीं है। जबकि ध्रुवों से दूर जाने पर दुर्बल क्षेत्र के कारण ये दूर होती जाती है। अगर हम दूर देखें तो यहाँ पर इनका जो तीव्रता क्या होगी, कम होगी, दुर्बल क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है इसलिए। तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हो गए। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य के जबड़े में उपस्थित दांतों के लक्षण एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। मनुष्य के जबड़े में उपस्थित दांतों के लक्षण और कार्यों का वर्णन करना है। मनुष्य के जबड़े के अग्रभाग में कृतंक जो चपटे व धारदार होते हैं, खाने को काटने का कार्य करते हैं। रदनक जो कृतंक से सटे हुए नुकीले धारदार होते हैं, भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। और अग्र चवर्णक एवं चवर्णक मोटे दांत होते हैं जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। तो ये जबड़े का वर्णन हो गया, उसमें कृंतक होता है, रदनक होता है, उसके अलावा अग्र चवर्णक होता है, चवर्णक होता है जो भोजन को पीसने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यकृत के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। यकृत के विभिन्न कार्यों का वर्णन करना है। यकृत का क्या कार्य है, वसा के पाचन में प्रयुक्त पित्त रस का स्त्रवण। जब भी कभी वसा का पाचन करना होता है तो पित्त रस का स्त्रवण हो जाता है। आवश्यकता से अधिक शर्करा का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है। यूरिया का संश्लेषण, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आदि के लिए उपापचय हेतु एंजाइम का स्त्रवण करता है। विटामिन का संश्लेषण करता है। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का अमोनिया एवं पाइरुबिक अम्ल में परिवर्तन। दोबारा देख लेते हैं। जब वसा के पाचन में प्रयुक्त पित्तरस होता है की आवश्यकता होती है तो ये पित्तरस का स्त्रवण करता है लिमिट में, ठीक है। और फिर आवश्यकता से अधिक शर्करा होती है, उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यूरिया के संश्लेषण में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट आदि के लिए उपापचय हेतु एंजाइम का स्त्रवण भी ये करता है। इसके अलावा विटामिन का संश्लेषण भी करता है। आवश्यकता से अधिक अगर एमिनो अम्ल है तो उसको अमोनिया में या फिर पाइरुबिक अम्ल में परिवर्तित करता है। ये हो गए यकृत के कार्य हमारे। नेक्स्ट है, मोबाइल में प्रचलित विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन कीजिए। मोबाइल में प्रचलित विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने कल वीडियो में डिस्कस भी किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह के हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार है, जैसे एंड्रॉयड हो गया हमारा, विंडोज़ हो गया, iOS हो गया और ब्लैकबेरी हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड की हम बात करें तो एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, गूगल द्वारा विकसित है ये। और लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नवीनतम संस्करण इसका मार्शमैलो, लेकिन उसके बाद तो अभी काफ़ी आ चुके हैं। आप देख लीजिएगा एंड्रॉयड का नवीनतम संस्करण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि नवीनतम संस्करण हमेशा पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सभी के iOS के देख लीजिए, चाहे ब्लैकबेरी के देख लीजिए, सभी के आपको देखने हैं कि क्या क्या नए नए मतलब वर्जन इनके आ चुके हैं। तो अगर हम एंड्रॉयड की बात करें, एंड्रॉयड का न्यूएस्ट अगर आप गूगल पे करेंगे न्यूएस्ट वर्जन, तो उसमें आपको नाम दिख जाते हैं कि अलग अलग चलते हैं इसमें। तो मार्शमैलो हो गए, ओके।
एंड्रॉयड, आई थिंक एंड्रॉयड 15 चल रहा होगा, एंड्रॉयड 15, 16, अभी तो ऐसे नाम दे दिए, पहले ये नाम चलते थे मार्शमेलो इस टाइप से। iOS में एप्पल इनकॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। iOS में भी आई थिंक 17 या 18 कुछ आ चुका है अपडेट, iOS में भी 17, अगर हम देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम 17 का वर्णन भी हो चुका है। ब्लैकबेरी कंपनी द्वारा विकसित सर्वाधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ फ़ोन 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित द्वितीय पीढ़ी का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, ये चारों ही जो है यहाँ पर मोबाइल में प्रचलित विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए हैं। इंटरनेट से होने वाले लाभ एवं हानियों पर चर्चा करें। इंटरनेट से होने वाले लाभ और हानियों पर चर्चा करनी है। तो अगर हम सबसे पहले लाभ की बात करें तो लाभ यह कि दूरस्थ संपर्क स्थापित होता है, पेपरलेस कार्य होता है, विज्ञापन एवं लेन देन में सहायक होता है, लगभग हर प्रकार की जानकारी का स्रोत होता है। इसके अलावा अगर हम कोई भी वित्तीय लेन देन जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। 24/7 इसकी अवेलेबिलिटी होती है और समय की बचत होती है। एक ही जगह बैठकर हम फटाफट से ये काम कर सकते हैं और ईजी है, ठीक है, कम समय में हम कार्य फटाफट से कर सकते हैं। हानि क्या है? सर्वाधिक वायरस के लिए उत्तरदायी होती है, क्योंकि वायरस का अटैक हो जाता है तो संपूर्ण सिस्टम को भी नष्ट कर सकता है। गोपनीयता का अभाव है। साइबर अपराधों की संख्या शामिल होती है, साइबर हैकिंग होती है, क्रैकिंग होती है, बहुत सारी जो साइबर आतंकवादी जैसी घटनाएं होती है वो भी एक बड़ी हानि है। अनुचित सूचनाओं का आतंकवादियों सामाजिक तत्वों द्वारा प्रयोग भी, इसका गलत तरीके से प्रयोग भी किया जाता है। तो ये लाभ और हानि इंटरनेट की दोनों ही है, दोनों ही लाभ और हानि हमको यहाँ पर लिखनी है। ओके, तो कल की सीरीज़ में हम और भी प्रश्नों को लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।